हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयोक्ता भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनबीएस, नेट जेआरएफ, बिहार शिक्षक भर्ती और DSSB शिक्षक भर्ती के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो में प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा आगे की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों, देखते हैं आज का वीडियो और प्रश्न संख्या 1। तो पहला प्रश्न है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी सिंह हिंसा किसने कहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा के नाम से महात्मा गांधी ने संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, M.K. गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वामी सहजानंद तथा जवाहरलाल नेहरू में से प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदे अन्नदातारम के साथ किसने समीकृत किया था? तो स्वामी सहजानंद ने वंदे मातरम को वंदे अन्नदातारम के साथ समीकृत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट हड़तालों पर रोक से संबंधित था। अगला प्रश्न है, सतारा, आगरा, दिल्ली तथा बिलासपुर में से निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो निम्न जातियों का आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र दिल्ली था। प्रथम वाल्मीकि सभा का आयोजन दिल्ली में कब किया गया था? तो प्रथम वाल्मीकि सभा का आयोजन दिल्ली में वर्ष 1926 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव किसने रखी थी? तो 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की नींव BR अम्बेडकर ने रखी थी। अगला प्रश्न है, जाति मजदूर किसान तथा जनजाति आंदोलनों में से औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन किससे संबंधित था? तेलंगाना आंदोलन किसान आंदोलन से संबंधित था। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन को पवित्र युद्ध किसने कहा था? तो वहाबी आंदोलन को पवित्र युद्ध सैयद अहमद बरेलवी ने कहा था। अगला प्रश्न है, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना फजलुल हक ने की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के टाइगर के रूप में किसे जाना जाता था? तो बंगाल के टाइगर के रूप में फजलुल हक को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो वर्ष 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन NM जोशी ने किया था। अगला प्रश्न है, व्हील ऑफ हिस्ट्री प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो व्हील ऑफ हिस्ट्री प्रसिद्ध रचना राम मनोहर लोहिया की है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, अच्युत पटवर्धन तथा वल्लभ भाई पटेल में से इलाहाबाद में 1935 में उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1935 में इलाहाबाद में हुए उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार का गठन कब किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग के विचार का उद्भव कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग के विचार का उद्भव 1920 के बंबई के खिलाफत सम्मेलन में हुआ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पूना में हुई थी। अब आप सभी लोगों के लिए एक प्रश्न यहाँ पर है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आप सभी लोग कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताएं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया तथा स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया। तो ये कार्रवाई 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है,
अखिल भारतीय कर्मचारियों किसान दल अस्तित्व में कब आया? तो अखिल भारतीय कर्मचारियों किसान दल 1928 में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में एंटी कार्लाइल सर्कुलर किसके द्वारा जारी किया गया था? तो एंटी कार्लाइल सर्कुलर कृष्ण चंद्र मिश्र ने जारी किया था। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कनिंघम सर्कुलर कहाँ जारी हुआ था? तो कनिंघम सर्कुलर असम में जारी हुआ था। अगला प्रश्न है गणेश वासुदेव जोशी, एमजी रनाडे, रविन्द्रनाथ टैगोर तथा बालेंद्रनाथ टैगोर में से हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार जो 1877 में लगा था, किसने भाग लिया था? तो 1877 ईस्वी में शाही दरबार में हाथ से बुने खादी वस्त्र को पहनकर गणेश वासुदेव जोशी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तथा बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलनों में से कार्लाइल सर्कुलर किससे संबंधित है? तो कार्लाइल सर्कुलर बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य कौन थे? तो असहयोग आंदोलन जो 1920 से शुरू हुआ था और 1922 तक चला था, उस समय नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य एस.सी. बोस थे। अगला प्रश्न है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की थी, जिसे वर्तमान में प्रयागराज का नाम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड में से बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए किसे याद किया जाता है? तो बंगाल विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा और निरस्त किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो स्वदेशी आंदोलन में विशिष्ट भूमिका निभाने वाले बंगाल के छात्र थे। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा था। अगला प्रश्न है गणेश वासुदेव जोशी समाज सुधारक तथा सामाजिक कार्यकर्ता कहाँ के थे? तो गणेश वासुदेव जोशी महाराष्ट्र के समाज सुधारक तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है 1920 में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1920 में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। अगला प्रश्न है 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन अक्टूबर 1934 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम सम्मेलन बंबई में हुआ था। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था? तो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र सेंट जेम्स पैलेस था। आप सभी को बता दें कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। हालांकि जिस उद्देश्य से भाग लिया गया था वो उद्देश्य सफल नहीं हुआ था। आपको बता दें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज प्रताप सप्रू ऐसे नेता हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया गया था जिनके द्वारा। अगला प्रश्न है बंबई में नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था? तो बंबई में नौसैनिक विद्रोह फरवरी 1946 में घटित हुआ था। अगला प्रश्न है बटुकेश्वर दत्त को कालापानी की सजा देकर कहां भेजा गया था? तो बटुकेश्वर दत्त को कालापानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है रामप्रसाद बिस्मिल, एस.सी. बोस, जतिन दास तथा खुदीराम बोस में से जेल में अनशन करते हुए जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी वो कौन था? वो थे जतिन दास। अगला प्रश्न है कालीपराज सम्मेलन का संबंध किससे है? तो कालीपराज सम्मेलन का संबंध बारदोली सत्याग्रह से है। अगला प्रश्न है बारदोली की औरतों ने पटेल को उपाधि से विभूषित किया था? तो बारदोली की औरतों ने पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है त्रिपुरा, पुणे, केरल तथा मोमन सिंह में से मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है जिस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था?
तो भारत सरकार के नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने किस उपाधि को वापस कर दिया था? तो महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी तथा भगत सिंह में से भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक किसे कहा गया है? तो भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला प्रश्न, उमा नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, स्वरूप रानी नेहरू तथा अंसा मेहता में से 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में भारतीय महिला मंत्री कौन बनी थी? तो 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में भारतीय महिला मंत्री विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के लिए स्वतंत्र भारत की पहली राजदूत कौन बनी? तो वो भी विजय लक्ष्मी पंडित ही बनी थी। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, रामचंद्र तथा तिलक में से खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, महिला, श्रमिक, किसान व दलित में से 1932 के पूना समझौता से प्रत्यक्षता कौन प्रभावित हुआ? तो प्रत्यक्षता प्रभावित होने वाले थे वो थे दलित। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट तथा रमाबाई रानडे में से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जिस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्राणित किया वो थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस किस लिए ले लिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी किसके नेतृत्व में बनाई थी? तो चित्तरंजन दास के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल में स्वराजियों के नेता कौन थे? तो केंद्रीय विधानमंडल में स्वराजियों के नेता मोतीलाल नेहरू थे। 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? तो वो थे विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, 2 INA मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था वो कहाँ स्थित है? तो एक रंगून, दूसरा सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? तो गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा कब आरंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1930 में आरंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ये किसने कहा था, हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट सर सैयद अहमद खां का है। अगला प्रश्न है, हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बैमफील्ड फुलर का। अगला प्रश्न है, गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन तथा लॉर्ड इरविन में से CR फार्मूला यानी राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? तो राजगोपालाचारी योजना का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? तो तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना पूना में की गई थी। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कब की थी? तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को 1917 में समाप्त घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य था भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में जेम्स पैलेस में हुआ था। अगला प्रश्न है, डांडी कहाँ स्थित है? तो डांडी नौसारी में स्थित है। अगला प्रश्न है, CF एंड्रूज, RR पामर, बेब मिलर तथा एंथनी ईडन में से दर्शना नामक धरने का बृहत विवरण किससे प्रदान किया गया है? तो दर्शना नामक धरने का बृहत विवरण जो है बेब मिलर ने डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला प्रश्न है, GK गोखले, MK गांधी, BG तिलक तथा BR अम्बेडकर में से प्रारंभिक शिक्षा संघ को किसने स्थापित किया था? तो प्रारंभिक शिक्षा संघ की स्थापना MK गांधी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 30 सितंबर 1932 को हुआ था। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। आपको सही सुमेलित तथ्यों को देख लेते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है और सभी तथ्य सही सुमेलित हैं। तो चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, बसंती देवी, लाला लाजपत राय, राधा देवी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी। यानी एक तरफ ये प्रमुख नेता हैं और दूसरी तरफ उनकी पत्नियों के नाम दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार था? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए लॉर्ड बर्केनहीड जिम्मेदार था। भारत को साइमन कमीशन से बाहर क्यों रखा गया था? तो भारत को साइमन कमीशन से बाहर लॉर्ड इरविन के सुझाव पर रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट लोकमान्य तिलक का है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में राष्ट्रवाद की त्रिमूर्ति के रूप में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार पृथक होकर एक अलग प्रांत कब बना? तो बिहार एक अलग प्रांत 1936 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है, हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, यह नारा किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट या स्लोगन महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से भूमिगत आंदोलन जिस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे तो वो थे भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के ईस्वी के जिस महीने से प्रारंभ हुआ था तो वो अगस्त में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, वह जनसभा जिसे करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था तो वह जनसभा बम्बई की जनसभा थी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय क्या था? तो वो था संवैधानिक प्रगति। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल तथा महात्मा गांधी में से अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को किसने कहा था? तो अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ो प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। अगला प्रश्न, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, यह कथन किसका है? तो यह कथन आइंस्टीन का है जो महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद तथा जेबी कृपलानी में से भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा किसने की थी? तो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था उसकी अनुशंसा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा किसने दी है? तो महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा मार्टिन ग्रीन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी तो मार्टिन ग्रीन ने दी थी। यहाँ पे इस तरीके से होगा, यह को लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में से भारतीय पूंजीपतियों द्वारा किसका समर्थन किया गया था? तो भारतीय पूंजीपतियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया था। अगला प्रश्न है, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है और साथियों मैं आपका और आपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों का इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। ये घोषणा किसकी है? तो ये सुभाष चंद्र बोस की घोषणा है। अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष तथा लाला लाजपत राय में से यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। यह प्रीवियस ईयर टीजीटी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया साथियों। जलियांवाला बाग दुर्घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग दुर्घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाए गए आयोग का क्या नाम था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से जो आयोग बनाया गया था उसका नाम हंटर कमीशन था। अगला प्रश्न है, वह घटना जिसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता के बाद की घटना कौन सी है? तो गांधी इरविन समझौता के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की घटना घटित हुई। अगला प्रश्न है, पठान दल, खुदाई खिदमतगार
खाकसार पार्टी तथा मुस्लिम लीग में से सीमांत गांधी, जिन्हें खान अब्दुल गफ्फार खां कहा जाता है, ने पठानों की पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम क्या था? तो उस पार्टी का नाम था खुदाई खिदमतगार। अगला प्रश्न है, उदारपंथ सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, चरमपंथ व स्त्रियों की शिक्षा में से जिस योगदान के लिए लाल बाल प्रसिद्ध हुए वो था चरमपंथ। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के दौरान ही ब्रिटिश शासन द्वारा जो चलाया गया ऑपरेशन था वो ऑपरेशन जीरो आवर था, और इससे जुड़े हुए सभी बड़े नेताओं को जो है नजरबंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है बंबई में पास हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादियों ने बंबई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किस आंदोलन में किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में किया गया था। सामान्यतः लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो सामान्यतः लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बदरुद्दीन तैयब जी, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल तथा विठल भाई पटेल में से बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वहीं की औरतों ने इन्हें जो है सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। अगला प्रश्न, वह आंदोलन जिसमें वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए, वह है बारदोली सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल अस्वीकृत कर दिया गया था। तो जॉर्ज क्लार्क के प्रभाव से इसे अस्वीकृत कर दिया गया था। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन मोड़ा था, तो आम जनता की ओर मोड़ा था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह तथा रॉलेट सत्याग्रह में से महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। जबकि महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने कब विद्रोह किया था? तो शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने 18 फरवरी 1946 को विद्रोह किया था। आपको सही सुमेलित तथ्यों को देख लेते हैं जो सभी सही सुमेलित किए गए हैं। तो क्रेप्स मिशन 1942 में भारत आया, गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में हुई, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुआ, कैबिनेट मिशन 1946 में आया। अगला प्रश्न है, दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका गया था? तो दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर 1912 में बम फेंका गया था। अगला प्रश्न है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन जो बना था उसका उद्देश्य क्या था? तो क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु कौन सी डेट निश्चित की थी? तो 16 अगस्त 1946। या कह लीजिए कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया था। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो कार्यकारी अध्यक्ष कह लीजिए, अस्थायी अध्यक्ष कह लीजिए, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम लियाकत अली खां था। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो अंतरिम सरकार के मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन के जाने के पश्चात गवर्नर जनरल के रूप में किसने कार्य किया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने काम किया था। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके विरुद्ध थी? तो अभावों या गैर कानूनी करों के विरुद्ध थी। अगला प्रश्न है, बेबल योजना का ठोस परिणाम क्या था? तो बेबल योजना का ठोस परिणाम शिमला सम्मेलन बुलाया जाना था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 9 अगस्त 1942 का दिन किस लिए महत्वपूर्ण है? तो भारतीय इतिहास में 9 अगस्त 1942 का दिन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका किस आंदोलन में निभाई थी? तो खेड़ा के किसान आंदोलन में निभाई गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1917 की अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरी में कितनी वृद्धि की गई थी? तो 35% की वृद्धि की गई थी। अगला प्रश्न है, श्री राजगोपालाचारी, अब्बास तैयब जी, सरोजनी नायडू एवं लाला हरदयाल में से सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन संबंध नहीं था?
तो लाला हरदयाल जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय, दीवान चमनलाल, जमनालाल बजाज तथा JRD टाटा में से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम महामंत्री कौन था? तो प्रथम महामंत्री थे दीवान चमनलाल। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति किसके द्वारा नियुक्त की गई थी? तो 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो साथियों ये था 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स का वीडियो, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस किया है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आप सभी को वीडियो कैसी लगी है? वीडियो में समय समय पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो कैसी है, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, क्या चीजें ऐड की जा सकती हैं, सभी सुझाव आप सभी के आमंत्रित हैं। सुझाव जरूर कमेंट करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम भारत में सांप्रदायिकता के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वन लाइनर रिवीजन नोट्स का वीडियो प्रस्तुत करूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आप सभी की आगामी परीक्षाएं बेहतर जाएं।